तो अब हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर एटम्स या एटॉमिक फिजिक्स। उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसमें एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, वो देख लेना चाहिए। इम्पैक्ट पैरामीटर का भी एक फॉर्मूला उसमें होता है, वो देख लेना चाहिए। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं बोर्स मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी, और उसी के बेसिस पर हम समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियस टू एनर्जी, और एनर्जी के बाद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। उसका फॉर्मूला लिस्ट तैयार करके और फॉर्मूले के बेसिस पर ही सवाल आते हैं, इसलिए आसानी से इनको हैंडल किया जा सकता है। बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं नीट 16 फेज 2 के इस क्वेश्चन से। एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये केस 1 दिया हुआ है। पहली बार उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और वो जंप कर रहा है, कहां से कहां, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, और थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट बोला हुआ है, एक्साइटेड स्टेट नहीं है। कई बार इसी क्वेश्चन को एक्साइटेड स्टेट के साथ बनाया जा सकता है, तो सावधान रहना चाहिए क्या बोला है, ऑर्बिट बोला है या एक्साइटेड स्टेट बोला है, थर्ड ऑर्बिट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यदि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला होता तो वो भी क्या होती, थर्ड ऑर्बिट। तो सावधान। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको वेवलेंथ मिल रही है फोटॉन की, वो है लैम्डा। ये एक बात उसने कही है। आगे कह रहे हैं व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, केस 2 में ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको वेवलेंथ पूछी हुई है। ऐसा सवाल है, बहुत आसान, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो मैं आपको याद दिला दूं कि न्यू बार, इसको कहते हैं वेव नंबर। कई बार वेव नंबर बोलेंगे, वेव नंबर होता है 1/लैम्डा। ये लैम्डा है इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ, इज इक्वल टू होता है R इंटू आर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1 पर मीटर। और ये सब आप भूल भी जाएं तो आप इतना याद रखो, 10⁻⁷ पर मीटर काम बन जाता है। 1/NL², मतलब लोअर ऑर्बिट, वो जो ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट का नंबर, उसका स्क्वायर माइनस 1/NU²। तो 1 2 की जगह ऐसे याद रखें तो और अच्छा, ऐसे याद रखें। और अल्फाबेटिकली सोचें तो पहले कौन आता है, पहले L आता है अल्फाबेट्स में, ABCD में पहले L फिर U आता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले L फिर U, और दोनों की स्क्वायर ना भूलें। ये है वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब हम लगाएं इसे केस 1 के लिए। केस 1 के लिए जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें बोला है उसने वेवलेंथ इमिटेड कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1/लोअर। लोअर कौन सा है इसमें से, 2, इसमें लौट कर आया 2² माइनस 1/3²। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो R इंटू ये 1/4, ये 1/9, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 36। ऊपर क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 9, 9 - 4 is 5, यानी 5R/36। ये 1/लैम्डा की वैल्यू आ गई, 5R/36 से दिस इज 1। अब हमको आगे क्या कहा था कि जब वो 4 से 3 में आता है तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है। ये केस 2 में बात हो रही है। जो वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, 1/λ' बोलता हूं मैं उसे, इज इक्वल टू R इंटू 1/ फिर से लोअर कौन 3, यानी ये हो जाएगा 3² मतलब 9, और यहाँ 4² मतलब 16। इसको सॉल्व कर देते हैं तो R, और यहाँ आएगा 16 इंटू 9, वैसे 144 होते हैं पर उसे बिगाड़े नहीं, 16 इंटू 9, 9 से डिवाइड करेंगे 16 माइनस 9 मतलब वो 7 हो गया। ये आ गया 1/λ'। हमसे इस λ' की ही वैल्यू पूछी हुई है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये आंसर्स हैं। तो हम क्या करें, हम ऐसा करेंगे कि ये λ' न्यूमरेटर में आ जाए। इस वास्ते हम λ' के ऊपर आने के लिए हम ये करेंगे कि इसे 1/λ को 1/λ' से डिवाइड कर देंगे। तो 1/λ अपॉन 1/λ', तो वो हो जाएगा λ' इज इक्वल टू, पर याद रखें कि पहले ये आएगा न्यूमरेटर में 5R/36, ये आएगा और इसमें डिवाइड इसका हुआ होगा, फिर रेसिप्रोकेट होकर 16 इंटू 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे होगा 7 इंटू R।
अब इसको सॉल्व कर देने का है बस। तो ये 4 से कैंसिल करें तो 9 बार, ये 4 बार, और ये 9 से 9 भी कैंसिल आउट होता है, और 5 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये 20/7, r तो कैंसिल आउट हो ही गया है। मतलब 20/7 हमें चाहिए क्या था, लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश कम्स आउट 20/7 लैम्डा। दिस इज शुड बी द आंसर, एंड सो सी इज द करेक्ट। अब ये नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन, गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻⁷ मीटर -1। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैसे वैल्यू ये होती है, पर इसे भी हम न्यूमेरिकल्स में ले लेते हैं, 10⁻⁷ मीटर -1। इसके अलावा एक बात और कि कभी ये यूनिट डायमेंशन में रिडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाए तो L-1 होती है, याद रखें। द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन, लास्ट लाइन किसकी, बामर सीरीज की, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज की लास्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग हमको चाहिए वेव नंबर, वेव नंबर चाहिए। तो वेव नंबर का सबसे पहले फॉर्मूला हम रिकॉल करें, न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू, जैसा भी हमने पढ़ा था, 1/NL² माइनस 1/NU²। अपर लोअर के लिए LU लिखे हुए हैं। अब बामर सीरीज के करस्पॉन्डिंग हमको मालूम है वो लोअर वाली ऑर्बिट क्या होती है, वो होती है 2, और अपर ऑर्बिट क्या होगी, तो अपर ऑर्बिट हो सकती है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, कुछ भी हो सकती है। और ये जो लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मतलब हमको NU को इंफिनिटी लेना है, और जब हम इंफिनिटी लेंगे NU की वैल्यू, तब वेवलेंथ मिनिमम होती है और 3 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होती है। तो कई बार हमसे सीरीज लिमिट पूछते हैं या मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। तो बामर सीरीज में यदि मिनिमम वेवलेंथ चाहिए होगी तो हम NU को इनफाइनाइट लेंगे, मैक्सिमम चाहिए होगी तो 3 लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा है लास्ट लाइन, मतलब यहाँ बगैर सोचे समझे इन्फिनिटी डाल देना है, और यहाँ क्या डाल देना है, यहाँ 2 डाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये है वेव नंबर, इसी की बात हो रही है, वेव नंबर। तो R इंटू 1/L, L इज 2 स्क्वेयर्ड मतलब 4, यानी आंसर आ गया R/4। R/4, R हमको दिया हुआ है 10⁻⁷, जो यूनिट इसका होगा वो यूनिट इसका होगा, और वेवलेंथ का यूनिट वो 1/मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1/λ होता है, इसका वैल्यू 1/λ, तो 1/मीटर, यानी लैम्डा की यूनिट मीटर होगी। तो 10⁻⁷/4, 1/4 इज 0.25, यानी 0.25 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1, यही इसका आंसर होना चाहिए, यानी ये आंसर सही है, बी। अब करेंगे नीट 15 पेपर 1 का ये क्वेश्चन। कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस लगा हुआ है 1, मतलब हीलियम आयन है ये ऐसा हीलियम एटम है जिसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया ये। यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, के दिया हुआ है, z तो 2 होता ही है हीलियम के लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है। अब हमको ये याद लाना पड़ेगा Vn मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में बात करें, एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, ये आप इस तरह से याद रखिए। Vn इज इक्वल टू होता है Z/n, Z मतलब एटॉमिक नंबर, n मतलब ऑर्बिट का नंबर, इनटू यहां पर हम याद रखेंगे 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन लाइक किसी भी एटम के लिए इसको लगाया जा सकता है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, थर्ड, तो यहां डाल देंगे 3, n की जगह 3, और Z 2 होता है, बस आपका आंसर आ जाएगा 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये 3 से कैंसिल भी हो रहा है, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम्स 0.73 होगा ये, और 0.73 का डबल कर देंगे, मतलब ये हुआ 6 और 14, 1.46 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आंसर डायरेक्टली आ जाएगा बगैर परेशान हुए। तो हम ये याद रखें कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए, बस ऑर्बिट का नंबर हम अकॉर्डिंगली डाल लेंगे और जो भी होगा हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर z का वैल्यू आ जाया करेगा। इसको सॉल्व करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आता है, आंसर बी इज करेक्ट। अब ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन, बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक radiation of lambda is equals to 975 angstrom. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be. क्या कह रहे हैं हमसे? हाइड्रोजन है ग्राउंड स्टेट में, मतलब उसका जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है वो पहली ऑर्बिट में है, n equals to 1 के करस्पॉन्डिंग। बाहर से हमने क्या किया? रेडिएशन गिराया उस पर, इस वेवलेंथ वाला, मतलब उसको एनर्जी दी, तो क्या होगा? वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होकर किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और लौटेगा। लौटने पर हमको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, उनका नंबर चाहिए। इसमें कई सारे फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है जब वो ग्राउंड स्टेट में है। तो हमको एक फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में nth ऑर्बिट में एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है 13.6 Z² अपॉन n², और ये आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो Z डाल देंगे 1, यानी फॉर्मूला हमको ऐसा दिखेगा 13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम n1 डाल दें, ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी? 13.6। ये वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए या उसी समय कैलकुलेट भी हो जाएंगी। n इक्वल्स टू यदि हम 2 डालेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा? ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पर 9 पुट कर दें तो आता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब यदि 4 पुट कर देंगे तो ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं और याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। अब हुआ क्या है? वो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में था, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास थी इतनी एनर्जी। बाहर से हमने ये वेवलेंथ उसके ऊपर इंसिडेंट किया, तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है वो जानना पड़ेगी। मतलब नॉलेज इस बात का हो, इसके अलावा एक बात और आपको पता हो कि फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है। तो उसका एक फॉर्मूला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 12375 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा यदि यहाँ डाल देंगे 975 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे आंसर आ जाता है। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको आप चाहें तो ट्रिक विक बोल सकते हैं। 12375 यह आया है HC की वैल्यूज डालकर, HC अपॉन लैम्डा। तो कोई खास बात नहीं, इसको रट लें, 12375 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे आंसर आता है। और मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, आंसर मिलता है 12.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका मतलब उस हाइड्रोजन एटम के वो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के पास थी कितनी एनर्जी? -13.6, और उसे हमने कितनी दे दी बाहर से? ये दे दी, तो +12.69 इतनी एनर्जी उसको मिलेगी एक्साइट होने के लिए। इसको घटा लें यदि तो हमको कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा कितना आ जाएगा? ये -0.89 के आसपास, या 0.9 कह सकते हैं। इतनी एनर्जी उसको मिल गई, यानी वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब ये किसके करस्पॉन्डिंग है ये देखें, तो देखिए आप यहाँ से वो यहाँ पहुंच गया होगा, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये भी 0.9 के आसपास है, मतलब वो 1 2 3 4 मतलब 4th ऑर्बिट में चला गया, 4th ऑर्बिट में या 3rd एक्साइटेड स्टेट में चला गया और वापस लौटेगा तो हमको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसका भी एक तैयार फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी याद करना पड़ेगा आपको, NU माइनस NL प्लस NU माइनस NL प्लस 1 अपॉन 2। लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। उससे भी जनरल फॉर्मूला ये है, ये ज़्यादा काम का है।
आपको कभी इसका एहसास होगा कि ये याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अपर ऑर्बिट कौन सी है, तो वो फॉल किस में हुआ है, फॉल तो हुआ है वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। NL यहाँ पर डाल देंगे 1 और NU डाल देंगे 4, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 4 - 1 तो यहाँ क्या आता है 3, यहाँ क्या होगा 4 - 1 + 1 ये कैंसिल आउट हुए, यानी यहाँ पर बचेगा 4/2, तो 12/2 यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो थोड़ा इत्मीनान रखते हुए, पेशेंस रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आंसर तो मिलता है। यहाँ घबराहट होती है हमको एक तो ये सॉल्व करने में, तो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ी मेहनत करें, ये आएगा। फिर एडिशन करते समय, फिर इसको इससे मैच करते समय, थोड़ा कठिन सवाल है पर सॉल्व नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है। इसका आंसर 6 है, तो आंसर इज C। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये 2013 का क्वेश्चन, AIPMT 13, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो आप देख रहे हैं बार बार इस तरह का सवाल आया हुआ है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब आपको तो याद ही हो गया होगा ये लाइमन सीरीज, तो आपको याद आएगा कि लाइमन सीरीज में NL होता है 1 और NU हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और जब बात मैक्सिमम वेवलेंथ की हो रही होती है तो NU हो जाता है 2। तो ये याद रखें, मैक्सिमम मतलब 2, मिनिमम बोलेगा तो इन्फिनिटी। तो अभी तो U से काम करना है हमको। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/λL, लाइमन है इसलिए L, मैक्सिमम तो है ही, इज इक्वल टू R इंटू 1/n(L²) मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1/4, 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 - 1/4 यानी 3/4, 3R/4। तो ये λL निकाल लो यहाँ से अलग से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4/3R। ये कहानी खत्म लाइमन सीरीज की। अब बामर में क्या होगा, तो बामर सीरीज में अब तो आपको याद हो गया है, सीधे फॉर्मूला लगा दो, 1/λB इज इक्वल टू R इंटू, यहाँ क्या आएगा लोअर, तो लोअर तो होता है 2 बामर के लिए, 4 - 9, इसको सॉल्व कर डालो तो यहाँ तो आएगा 36 और 9 - 4 is 5, 5R/36, λB क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 36/5R। ये λB मैक्सिमम वेवलेंथ बामर सीरीज की और ये मैक्सिमम लाइमन की। अब हमको रेशो चाहिए, तो पहले किसका नाम लिया, लाइमन, फिर बामर, तो ये अपॉन ये करना पड़ेगा, λL/λB। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 4/3R, और ये बामर वाली जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकेट होकर 5R/36 हो जाएगी। तो ये 4 से ये 9 टाइम्स कैंसिल, ये R से R कैंसिल आउट हो रहा है, 5/9 × 3 is 27। तो ये ही इसका आंसर है 5/27। अब अगला क्वेश्चन AIPMT 2012 का, फिर से वही क्वेश्चन है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, थर्ड एक्साइटेड बोला हुआ है। थर्ड एक्साइटेड का मतलब होता है 4th ऑर्बिट। अब तक वो ऑर्बिट की बातें कर रहा था, अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुआ है उसका, जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकेंड एक्साइटेड, मतलब 4th ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, 4th टू थर्ड, मतलब NU 4 और NL लोअर इज 3। ये है केस 1। एंड देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकेंड ऑर्बिट। मतलब यहां इस केस में, सेकेंड वाले केस में NU अपर वाला क्या हो जाएगा 3 और लोअर वाला हो जाएगा 2। ये 2 केसेस की बात हो रही है और बोला है कि इस केस में वेवलेंथ जो है वो λ1 है और इस केस में λ2 है जो इमिटेड वेवलेंथ है। हमको इन्हीं वेवलेंथ का
रेशो चाहिए, लैम्डा 1 to लैम्डा 2, ये आंसर्स हैं। तो हमको लैम्डा का फॉर्मूला मालूम है, बल्कि इसका रेसिप्रोकल वेव नंबर 1/λ1 इज इक्वल टू आर इंटू, हमने रटा हुआ है 1 अपॉन यहाँ क्या आता है लोअर, तो फर्स्ट केस में लोअर इज 3 तो यहाँ आएगा 9 और अपर इज 4 तो यहाँ आएगा 16, और इसको सॉल्व कर देंगे। आर तो आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 16 इंटू 9 144, फिर से ऐसे ही रहने दें। 16 में से 9 घटाने मतलब 7R, और इस तरह लैम्डा 1 आ गया। इसको अलग से निकाल लें तो कंफ्यूजन होता है। 1/λ1, हमसे लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 पूछा है, याद रखें लैम्डा 1 को इसमें से अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 16 इंटू 9/7R, दिस इज 1। सिमिलरली विल फाइंड आउट लैम्डा 2, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन लोअर, लोअर इज 2 स्क्वायर मतलब 4, अपर इज 3 मतलब 9, और कभी गलती हो भी तो कोई बात नहीं, वो माइनस आएगा तो समझ जाना चाहिए हमने गलत डाल दिया। 1/9 ये कैसा है, ये हायर मतलब ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि वेवलेंथ पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती नहीं। 1/16 माइनस 1/9 डालेंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो गलती हो रही है, समझ में आ जाता है। यहाँ क्या लिखे अब हम, यहाँ आएगा 4 इंटू 9, आर आएगा ऊपर, 9 माइनस 4 इज 5R बाय 9 इंटू 4, तो इसमें से लैम्डा 2 निकाल लेते हैं। लैम्डा 2 वुड बी 4 इंटू 9 बाय 5R, दिस इज लैम्डा 2। आराम से पेशेंस रखते हुए शांति से सॉल्व करें, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। गलत करने से बेहतर है कि थोड़ी देर लगाकर सही आंसर फाइंड आउट करना। तो यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सही रास्ते पर हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी तक उसे सॉल्व करें। अब हमें चाहिए क्या है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 कितना है 16 इंटू 9 अपॉन 7R, और लैम्डा 2 अब ये रेसिप्रोकेट होकर 5R अपॉन 4 इंटू 9 हो जाएगा ये, तो 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से ये 4 बार कैंसिल, R से R भी कैंसिल हो रहा है, तो बस ऊपर कितना बच रहा है 20, नीचे 7, यानी आंसर इसका 20/7 यानी D होना चाहिए। D इज द करेक्ट आंसर। अब ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन, An electron of stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to ground level, मतलब NU कितना है 5, ground level मतलब NL is 1. The velocity of the atom acquired as a result of photon emission will be, m is mass of electron, r is Rydberg constant and h is Planck's constant. तो एनर्जी कितनी इमिट होगी ये हम निकाल लेते हैं, तो वो होगी RCH, एनर्जी का फॉर्मूला 1 अपॉन क्या डालेंगे यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू RCH 1 माइनस 1/25, यानी ये हो गया 24/25, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो होगी hc/λ के बराबर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा hc कैंसिल आउट होकर लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा वुड बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 24R नीचे आ जाएगा, और ये लैम्डा आने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 25 अपॉन 24R। और अब हम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लगा देते हैं। हमको क्या पता है कि वेवलेंथ होती है h/p, p है ना मोमेंटम, h/p, और p को हम लिख सकते हैं mv, और इसमें से v हम निकाल लेंगे कैसे, v इज इक्वल टू होगा h अपॉन m लैम्डा, लैम्डा ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, 25 यहाँ आएगा और ये 24R ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह ये आंसर हमको मिल जाएगा 24HR अपॉन 25 m के बराबर। और ये आ गई क्या वेलोसिटी जो हमसे पूछी हुई थी, वेलोसिटी ऑफ दैट एटम। तो क्या आंसर हो गया 25HR अपॉन 25 m, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
अब ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है. द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम is equal to that the second line of Balmer series for hydrogen like ion. The atomic number Z of hydrogen like ion is. तो दो केसेस हैं अलग अलग. पहले तो हम ये जान लें कि Hc बाय लैम्डा ये फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू होती है 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन यू स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद रख लें. ये हर किसी एटम के लिए मतलब हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए लगाया जा सकता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए. अब दो केसेस हैं यहाँ पर. पहली बार बात हो रही है लाइमन सीरीज की. पहले बात की उसने लाइमन सीरीज में. तो लाइमन में बात किसकी कर रहा है? फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ पर तो आ जाएगा 1. और हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसी इक्वेशन बनेगी. इसको लैम्डा 1 कह लेते हैं. इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा 13.6, Z तो 1 हो जाएगा. और लाइमन सीरीज है इसलिए ये 1 स्क्वायर. और कौन सी लाइन? लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, मतलब यहाँ 2 आएगा, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा. 1 माइनस 1 बाय 4 यानी 3/4. तो इसको ऐसा लिख लेते हैं. Hc बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 3/4. ये इक्वेशन 1 हो गया केस 1 के लिए. अब अगली बार वो बात कर रहे हैं बामर सीरीज की. अब बामर में क्या बोला हुआ उसने? बामर सीरीज किसके लिए? किसी हाइड्रोजन लाइक आयन जिसका एटॉमिक नंबर Z है उसके लिए. तो क्या लिखेंगे? Hc बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर. अब हमें Z ही तो फाइंड करना है. आगे क्या बोल रहा है वो कि कौन सी लाइन? सेकेंड लाइन. तो यहां तो 2 आएगा ही बामर सीरीज के लिए, तो ये तो 4 हो जाएगा. और सेकेंड लाइन का मतलब ये है कि ये है 2, 3, 4. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख रहा हूं. ये फर्स्ट लाइन होगी बामर की जब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में आएगा, और फोर्थ से सेकेंड में आने पर वो सेकेंड लाइन होगी, यानी यहां पर आएगा 4, यानी यहां आना चाहिए 16. अब इसको भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा. Hc बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर. आगे एलसीएम क्या आएगा? 32. 1/4 माइनस 1/16 करना होगा. यहाँ आएगा एलसीएम 32, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 2, यानी 6/32. 6/32 यहाँ आएगा. मैं लिख देता हूँ इंटू 6/32. ये इक्वेशन 2. अब शर्त क्या बोली है हमसे कि दोनों ये जो वेवलेंथ्स हैं वो बराबर हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2. इन दो इक्वेशंस में देखें, और ये दोनों यदि बराबर हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स भी, और उनमें Hc का मल्टीप्लाई करने पर भी यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल है तो ये इसके बराबर है, यानी हम आराम से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. हमें Z चाहिए, और जब इक्वेट करेंगे तो ये 13.6 इससे कैंसिल आउट हो रहा है. तो क्या होगा? 3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा? Z स्क्वायर टाइम्स 6/32. बस अब इसे सॉल्व कर देना है. ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 8 टाइम्स, ये 4, यानी Z स्क्वायर बाय 4 इज 1, एंड सो Z कम्स आउट टू बी 2. तो Z जो है वो 2 है, और यही इसका आंसर है. C इज करेक्ट. अब करते हैं 2010 का ये प्रॉब्लम. The energy of hydrogen atom in the ground state is minus 13.6 electron volt. The energy of helium ion, singly ionized helium ion है, in the first excited state will be. तो ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए. अब हमको याद आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी इसके लिए हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कितनी होती है? 13.6 विद माइनस साइन Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. अब हमको दो केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं. एक तो दिया है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी. हाइड्रोजन एटम सुनते ही से Z1 हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए वो 1 हो जाएगा, यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. ये तो हाइड्रोजन की वो गिवन भी थी, ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमको तो क्या पता करना है? हमको पता करना है हीलियम के लिए. अब जब हीलियम होगा तो यहाँ क्या आएगा? Z आ जाएगा 2,
क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकंड ऑर्बिट, तो यहां पर भी क्या आएगा 2, ये तो 1 हो गया, यानी कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप ये सब नहीं भी करते, आपको ये यदि फॉर्मूला याद होता तो आप ये आंसर कर सकते थे, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली बार कभी ये लिथियम के लिए आ सकता है, लिथियम के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चे यदि तुक्का लगा रहे होंगे तो कभी ये तो आंसर लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हाइड्रोजन की इतनी है ग्राउंड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में हीलियम आयन की तो कुछ अलग होगी, ऐसा मानते हुए वो इसमें से या तो कम वाला या फिर इन दोनों ज्यादा वालों में से कोई आंसर टिक करेंगे। पर आंसर है इसका 13.6 विद माइनस साइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे बढ़ते हैं। अभी 2009 AIPMT का प्रॉब्लम, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The atoms are excited to higher energy levels to emit radiations of 6 wavelengths. अब इससे कोई लेना देना नहीं है हमको आयनाइजेशन एनर्जी से। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये फॉर्मूला पहले भी हमने किया था, n×n-1/2 के बराबर होता है। यहाँ पर ये दे रखा है हमें 6 वेवलेंथ्स इमिट हो रही हैं, तो हमको ये ऑर्बिट का नंबर मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। n×n-1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12 इज इक्वल टू क्या आ गया, n², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n² माइनस n, ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। n² माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और क्या करेंगे अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। आपको यदि -b वाला फॉर्मूला पसंद हो तो वो कर लेंगे आप, -b प्लस माइनस √(b²) -4ac और ये एडिशन अपॉन 2a, ऐसा सब कुछ आप करेंगे। 1 प्लस माइनस या फैक्टर्स करके भी आप काम कर सकते हैं। ये 48 + 1 49 √7 हो जाएगा अपॉन 2, 2 रूट्स आएंगे इसके, 1 - 7 यानी -6 अपॉन 2 -3 एक रूट होगा, और वो अपन डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पर 1 + 7 8 अपॉन 2 4, तो 4 आ जाएगा हमारा वो ऑर्बिट जिसमें से उसने क्या किया है, ट्रांजिशन किया है। पर हमें ट्रांजिशन बतलाना है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ, तो 4 वाला इसमें से ये तो है ही आंसर। और n=4 से जब वो 3 में आएगा तो ही मैक्सिमम वेवलेंथ हमको मिलती है। डिफरेंस जितना कम होता है, ये क्या है, ये है NU, ये है NL, NL NU में जितना कम डिफरेंस वेवलेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं जल्दी से आपको एक बार और बता देता हूँ। ये फॉर्मूला तो आप याद रखो, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं और ये ऑर्बिट का नंबर है। अभी इस सवाल में हमें ये दे रखा है 6, हम इसे n के लिए सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, रूट्स निकाल लें या फॉर्मूला लगा दें, फैक्टर्स कर लें या फॉर्मूला लगा दें, n ये -3 छोड़ देंगे, n4 आ जाएगा, यानी उसने 4th ऑर्बिट से ट्रांजिशन किया है। पर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए उसे कहाँ आना पड़ेगा, तो इसमें 4 तो और कोई था नहीं, आंसर तो आपको पहले ही मिल गया था, पर 4 से 3 में आने पर मैक्सिमम वेवलेंथ हमको मिलेगी इमिटेड रेडिएशन में। तो ये इसका जवाब है। अभी क्वेश्चन है AIPMT 2009 का, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड। In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass m2, the distance of closest approaches r0. The energy of projectile is, तो प्रोजेक्टाइल का हमको दे रखा है मास m1, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1, और v से उसे हमने प्रोजेक्ट किया होगा, तो हाफ m1 v²। हमने पढ़ा था कि यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। उस प्रोजेक्टाइल और उस न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ क्या लिखना होता है हमको, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो आकर मोमेंटरीली रुक जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर, तो ये आएगा
ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का, तो Z1 Z2 हमको दे रखा है न्यूक्लियस का चार्ज, अपॉन यहां आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एनर्जी, द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक नंबर्स, इनवर्सली टू Z1, डायरेक्टली टू M1। तो यहां तो साफ दिख रहा है यह है एनर्जी प्रोजेक्टाइल की, और वो Z1 Z2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये AIPMT 8 का प्रॉब्लम, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज। तो आपको यदि वो एनर्जीज याद हो तो आप तो वैसे ही आंसर कर लेंगे। ये होती है उसके ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करस्पॉन्डिंग टू n = 1, ये करस्पॉन्डिंग टू n = 2, और यही तो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेशन का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है उसे कितनी एनर्जी दें कि वो सेकेंड में चला जाए, मतलब उसकी एनर्जी 13.6 विद माइनस साइन से -3.4 हो जाए। तो -3.4 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस माइनस, तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी देने पर ये हाइड्रोजन एटम, ये इलेक्ट्रॉन यदि करस्पॉन्डिंग टू n = 1 यहाँ पर है, उसे कितनी एनर्जी दे दें कि वो यहाँ चला जाए, तो ये होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे ही कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम करेंगे AIPMT 2008 का क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको मालूम है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, तो रटा है हमको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भूल रहे हो तो nth ऑर्बिट में एनर्जी का ये फॉर्मूला याद ले आएंगे, -13.6 Z²/n², हाइड्रोजन लाइक के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात होगी तो Z1 हो जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मतलब यहाँ 2 आएगा, 2² से इसको मतलब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इतनी होती है टोटल एनर्जी। और एक प्रॉपर्टी है वो ये कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो होती है विद नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी, मतलब ET। ये एक प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के ही बराबर होती है और पॉजिटिव होती है। तो यहां पर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा प्लस साइन के साथ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रॉपर्टी याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। एंड सो ए इज द करेक्ट आंसर।